तो कैसे हो दोस्तों। पढ़ाई चल रही है सही से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का जियोग्राफी हमारा चल रहा था अभी। तो उसमें आज जो हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 पढ़ने वाले क्लास 9 की जियोग्राफी से। आज चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है वैसे? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी इस पूरे चैप्टर में हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, उसके औषधीय गुणों के बारे में एंड वन्य प्राणी हो गए। प्राकृतिक वनस्पति कैसे कैसे जगहों पे, मतलब इनके प्राकृतिक वनस्पतियों को उपजने के लिए, होने के लिए कैसे कैसे दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो। अब जैसे तुम घर हो गए, घर स्कूल या आसपास में अपने बहुत सारे ऐसे देखते होगे ना, बहुत सारे वृक्ष देखते होगे, पेड़ पौधे देखते होगे, झाड़ियां देखते होगे एंड बहुत सारे पशु पक्षी देखते होगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें प्राकृतिक वनस्पतियां होती है। और वन्य प्राणी जो वनों में रहते हैं, ये सारी चीजें। देखो, भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे जो प्राणी रहते हैं ना, जो जैव प्रारूप है हमारे पास बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के। यानी जो प्राणी है ना, प्राणी जैसे जीव जंतु जो होते हैं, इनके अनेकों प्रजातियां हमारे पास, प्राकृतिक वनस्पतियों के भी अनेकों प्रजातियां हमारे पास है इंडिया में। ये जो तुम नीम का पौधा देख रहे हो, एक नीम का पौधा बस एक, ऐसा नहीं कि नीम का पौधा ही बस एक ही पौधा है, या आम का पौधा ही जो है ये एक ही पौधा, ऐसे नहीं है। इस ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकार के पौधे हमारे पास है, बहुत सारी प्रजातियां इनकी पाई जाती है हमारे पास में। जैसे में हमारे देश भारत में ना, विश्व का मुख्य जैसे 12 हो गए ना, 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है जो भारत जो है। वो विश्व का जो 12 है ना जैव विविधता वाले देश, उनमें से एक है भारत। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं तथा ये पाए जाने के कारण ये विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में देशों में चौथे स्थान पर है ये। ठीक है, जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान किस विश्व में क्या है? 12वां स्थान है। एंड 47,000 विभिन्न जातियों के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का कितना 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न हो गए, शैवाल हो गए, यानी एल्गी, कवक यानी फेंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। देख लिया, इतने सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, सारे पाए जाते हैं। देखो, लगभग मान लो 47,000 विभिन्न जातियों के यहाँ तो पौधे पाए जाते हैं। बस 15,000 से अधिक जातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो फर्न, शैवाल हो गए या कवक हो गए, ये सारी चीजें तो अलग है, लेकिन इनके अलावा 90,000 जातियों के जानवर यहाँ पे और विभिन्न प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं यहाँ पे। इतना सारा विस्तृत रूप में भारत में उपलब्ध है। बहुत सारी भिन्नताएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं यहाँ पे। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति क्या? देखो, पहले चित्र प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है, वो वनस्पति होती है जो कि किसी मानवीय सहायता के, मतलब मानवीय सहायता उसके लिए नहीं लगती, वो खुद से मतलब बड़ी हो जाती है एंड खुद से ही मतलब पैदा होती है, खुद से ही पैदा होती है। वो उसके लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं, तो प्राकृतिक वनस्पति होती है। और ये जब लंबे समय तक मानवीय प्रभाव से वंचित रहती है तो इस ऐसे वनस्पति को क्या बोलते हैं? हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि फसल, फल, बागान वनस्पति का भाग है, तो परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? छोटे शब्दों में या आसान शब्दों में अगर तुम समझना चाहो तो प्राकृतिक वनस्पति का वो भाग होती है जो कि मनुष्य के बिना सहायता के पैदा हो जाती है। और जब ये प्राकृतिक वनस्पति लंबे समय तक मनुष्य के मतलब प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है या मानवीय प्रभाव से वंचित रहती है ये, तो ऐसी वनस्पति क्या बोलते हैं? हम अक्षत वनस्पति बोलते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार क्या हो गया, जैसे खेती जो इस फसलों का हम कर रहे हैं, या फल हो गया या बगान हो गए, ये सारी चीज वनस्पति के भाग हैं। ये नहीं कि वनस्पति के भाग नहीं, ये वनस्पति के भाग हैं, लेकिन ये प्राकृतिक प्राकृतिक जो होते हैं ना वनस्पति, वो नहीं है। ठीक है। एंड वो वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से उन्हें विदेशज कहते हैं। वही देशज विदेशज वाला कॉन्सेप्ट है आपका, कि जो चीज भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, वो देशज कहलाते हैं। एंड जो मुख्य रूप से भारत में नहीं पाए जाते वो विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट में देखो, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से। ये जो विविधताएं देखनी पड़ती है हमें वनस्पतियों में या वन्य प्राणियों में, इतनी विविधताएं जो हमें दिखाई देती है ना, यह सारी विभिन्न जो विविधताएं देखने को मिलती है, इनके लिए कुछ कारण है। ये निम्नलिखित कारण है, जैसे धरातल हो गया, धरातल यानी भूभाग के डिफरेंसेस की वजह से, एंड मृदा के डिफरेंसेस से। भूभाग का मतलब क्या है, देखो पहले तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भूमि का जो भूभाग होता है ना, उसका अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, पहला चीज कि धरातल का अगर स्वभाव वनस्पति मतलब धरातल का अगर स्वभाव या मतलब वो उपजाऊ हो, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, तो उस पर प्राय क्या किया जाएगी, कृषि की जाती है। तथा ऊबड़ खाबड़ अगर जगह है, असमतल भूभाग है, असमतल भूभाग हो, जंगल हो तथा घास का मैदान हो, जिन पर वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मृदा, मृदा का भी प्रभाव इस पे पड़ता है। मृदा का प्रभाव कैसे पड़ता है, मृदा का प्रभाव, मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का क्या है, आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती बन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी बन पाए जाते हैं। देखो जो बलुई मृदा में जाओगे ना, बलुई मृदा जहाँ होती है, जैसे रेगिस्तानी इलाके में जब तुम जाओगे, वहां पे बलुई मृदा पाई जाती है। बलुई मृदा पाई जाने की, बालू वाली मृदा जब पाई जाएगी, तो बालू वाली मृदा में मैक्सिमम कौन सी बालू वाला जो मृदा होता है, वहां पे कैसी वनस्पतियां पाई जाती है, वहां पे मैक्सिमम क्या है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है, और नदियों को डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती बन पाए जाते हैं। पर्वत की ढलानों पर अगर तुम जाते हो, तो वहां की मृदा की जो परत होती है ना, वो बहुत गहरी होती है, अतः वहां पे क्या, शंकुधारी बन पाए जाते हैं वहां पे। दूसरा चीज जो इफेक्ट करता है ना इनके विविधता को, वो है जलवायु। जलवायु, जलवायु में पहले तो जलवायु में ये देखो, तापमान, टेम्परेचर वहां का क्या है। जैसे मान लो कि हिमालय पर्वत की ढलानों या प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट एंड वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। जैसे 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 तुम ऊपर जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा। अब टेम्परेचर जैसे जैसे गिरता जाएगा, तो ऊपर जैसे जैसे तुम जा रहे हो, टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिरेगा तो ये उस टेम्परेचर पे टेम्परेचर गिरना स्टार्ट नॉर्मल वहां पे। अब टेम्परेचर गिरेगा तो वहां पे वनस्पति जो बढ़ेगी या पनपेगी, या वनस्पतियों को पैदा होने का बहुत कम होते जाएगा, जैसे जैसे उस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना जब। और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित होती रहती है ये। ठीक है। जैसे मान लो कि वनस्पति खंडों में तापमान की विशेषताएं कैसी कैसी होती है। पहले चीज, उष्ण वनस्पति जो होती है ना, उष्ण वनस्पति वो 24 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक, इसको औसतन वार्षिक तापमान चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जनवरी में इसकी औसत डिग्री कितना, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कोई पाला नहीं। उपोष्ण में 17 से 24, 10 से 18 जनवरी में पाला कभी कभी इसमें पड़ जाता है। शीतोष्ण हो गया 7 डिग्री से 17 डिग्री, -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कभी पाला कभी बर्फ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।
अल्पाइन क्षेत्र जो हो गया ना, इसमें 60 डिग्री से कम, -1 डिग्री से कम बर्फ पड़ता है यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश, बरसड़। एंड फिर आगे चलोगे, प्रकार में देख लेंगे हम। ठीक है, तो फिर से अब देखते हैं एक बार। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, ये जो तापमान है, टेम्परेचर, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी तो इसको कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर को। टेम्परेचर के बाद जैसे सूर्य का प्रकाश क्या, जैसे किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर कैसे आता है, सूर्य का प्रकाश जब किसी भी स्थान पर आता है तो वो पहले चीज तो वो टाइम देखते हैं, टाइम डिनोट करता है। टाइम डिनोट करने के बाद उसके बाद उस सतह का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तीसरा चीज, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। ये सारी चीजों पर वेरिएंस करता है इसका। ठीक है, तो प्रकाश अगर अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब अधिक मिलेगा, अधिक प्रकाश मिलेगा, अधिक समय तक मिलेगा सूर्य का प्रकाश, तो वृक्ष क्या, वृक्ष ऐसे समय को, जब सूर्य का प्रकाश जब ज्यादा मिलता है ना, तो ऐसे समय को गर्मी की ऋतु या ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे वृक्ष ऐसी ऋतुओं में क्या जल्दी से बढ़ते हैं हम। ठीक है, वर्षण, वर्षण क्या, देखो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक, अब पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, सारी वर्षा जो होती है ना भारत में, पहला चीज वो जून से सितंबर के बीच में पहला वर्षा होती है जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। एक उत्तर पूर्वी मानसून होती है जो कि नवंबर, जनवरी, दिसंबर ऐसे लगभग बीच में आती है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्यों, देखो अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे वर्षा का पानी, पहले चीज तो पानी की उपलब्धता हो जाएगी, वहां पे सूर्य का प्रकाश होता ही होता है, मिट्टी जब नमी युक्त होगी तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी जल्दी से जल्दी उगेंगे और बहुत ज्यादा अपेक्षा में सघन वन वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, अब वन नवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, वन जो होते हैं ना, ये नवीकरण संसाधन है। कैसे, मतलब कैसे, देखो वन को फिर से उगाया जा सकता है, मतलब एक वन तुम काट लिए, दूसरे वन को तुम फिर से उगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन जो होते हैं ना, वो जलवायु, स्थानीय जल, ऐसे देख सकते हो ना तुम, जैसे कि वन अगर किस एरिया में वन है, अगर तो उस एरिया में अगर वन है ना, तो वन के अंदर जाओगे या वन के एरिया का जो आसपास का क्षेत्र वो थोड़ा सा क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहता है। एंड वहां का जो हवा होता है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा, एकदम क्लीन एयर वो आता है। सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी। गंदगी जैसे तुम्हारे आसपास अगर वन नहीं है या पेड़ पौधे नहीं है तो तुम्हें अलग ही फील होगा। एक वहां पे जाओगे ना तो वहां अलग ही फील होता है। दूसरा चीज, तो वहां के स्थित स्थानीय जो होता है ना जलवायु को, वो क्या करते हैं, स्थानीय जलवायु जो होता है उसको वो नियंत्रित करते हैं। एंड मृदा प्रदन, कहीं पेड़ लगा हुआ है या वन है पूरा लाइन से, तो वहां से मिट्टी कट के बाहर नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि जो वन के जो पेड़ पौधों के जो वो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी बह नहीं पाती है। ठीक है, तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, नदियों की धाराओं को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है तथा कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ये भी है, देखो कहीं पे वन है, वन बहुत अच्छा प्यारा वन है, तो वहां पे बहुत पर्यटक भी जाना पसंद करते हैं, वहां घूमना पसंद करते हैं कि अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उनको। पेड़ पौधे वहां पे रहेंगे तो पशु पक्षी भी वहां पे बहुत सारे होते हैं फिर, तो ये पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वन का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय हो गया, मध्य भारत के कुछ भाग हो गए तथा मरुस्थलीय भाग हो गए, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। ठीक है, वनस्पति के प्रकार, हमारे पास निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां जाती है। वनस्पतियां हमारे पास कितने प्रकार की, 5 प्रकार की पाई जाती है।
ठीक है, कौन कौन सी? पहली वनस्पति हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाली वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां जो पाई जाती है, चौथा है पर्वतीय और पांचवा है मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ना, ये वन पश्चिमी घाटों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, असम के ऊपरी भाग हो गया और तमिलनाडु के तट तक ये सीमित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस साइड में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये पश्चिमी घाटों से के मतलब पश्चिमी घाटों के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ना, जैसे लक्षद्वीप में भी, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में और असम के ऊपरी भागों के साथ साथ तमिलनाडु के तटों तक पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहां पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ठीक है, और इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां और लताएं उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। ठीक है, आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मुख्य पेड़ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखो। इस ऐसे वनों में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे अबुनुस हो गया यानी एबोनी, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, सिकोना है। ठीक है, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, एक सिंग वाला गेंडा। असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये ऐसे जगहों पे मिलते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष क्या शुष्क वृक्ष जो होते हैं, इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इनमें से आर्द्र एवं नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन होते हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड हो गया या पश्चिमी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन जो हो गया, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्ष वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह हो गया, शेर हो गया, सुअर हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गया, ये सब है। विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियां। कंटीले वन तथा झाड़ियां ऐसे जगहों पे उगती है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वहां की प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वनस्पति कंटीले वन तथा झाड़ियां ऐसे वनस्पति देश के मतलब भारत में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें गुजरात हो गया या राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, ये सारी जगहों पे। ऐसे जगहों पे कंटीले वन और झाड़ियों वाले क्षेत्रों पे मतलब ऐसे वाले क्षेत्रों पे इसके अलावा अकासिया हो गया, खजूर यानी पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी यानी कैक्टाई यहाँ के प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। ठीक है, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले जो कटीले होते हैं ना वो पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे हो गए, खरगोश हो गए,
लोमड़ी हो गई, भेड़ी हो गए, शेर, सिंह, जंगली गद्दा, घोड़े तथा ऊंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आया पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है हमें। ठीक है, पर्वतीय वन जो होते हैं, पर्वतीय वन ऐसे वन जो 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया आदि इसमें पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट हम पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक, अब पर्वतीय वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कई कई लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां यहाँ पे पाई जाती है। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं, मैंग्रोव वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, ये तटवर्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं, और ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां ज्वार भाटा आते रहते हैं। ठीक है, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये देख सकते हो तुम यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी होगी, नदियों को डेल्टा भागों में वनस्पतियां मुख्य रूप से मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ इतना समझाने लायक नहीं है ना कि जिसको हम तुम विस्तृत रूप से समझाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम तेजी से निकल रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा हेवी लोड नहीं ले रहे हैं। जब समझाने के पॉइंट है हम अच्छे से समझा देंगे, तुम ज्यादा वहां सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा वो एंगोर की वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गई, घड़ियाल हो गए एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। ठीक है, देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां है जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी हो गए, सरीसृप हो गए, स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। अब ये देखो औषधीय पादप कौन कौन से हैं, इनका किन किन चीजों में यूज होता है, प्राचीन कालों से ये चलते आ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो कुछ जड़ी बूटियों में इनका उपयोग होता है। लगभग आयुर्वेद में से 2000 पादपों का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, देखो पहले चीज सर्पगंधा, ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग और केवल भारत में ही ये पाई जाती है, सर्पगंधा जो है। दूसरा जामुन, ये पके हुए फल से सिरका बनाया जाता था, वायुसारी मूत्रवर्धक है, इसे पाचन शक्ति के गुण है, बीज का बनता हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। तीसरा है अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज के लिए सहायता करता है। ये बबूल हो गया, आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है, इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक, तुलसी पादप सबको पता है, जुकाम और खांसी में प्रयोग होता है। कचनार हो गया, इसे फोड़ा या अल्सर या दामा रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी जो है ना, असम हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। एक सींग वाला गेंडा। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गद्दे तथा ऊंट रहते हैं।
भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वासस्थल गुजरात के गिर जंगल में है। बाघ जो है ना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग। एशियाई शेर जो है ना गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कियोंग क्या होता है? कियोंग तिब्बती जंगली गधे होते हैं। ठीक है, कहीं के लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते रहते हैं इस क्षेत्र में। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति की एक ऐसी प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है और ये भारत में ही पाई जाती है विश्व में। ठीक है, भारत में अनेक रंग बिरंगी पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर हो गया, जैसे बतख हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, सारस हो गया, कबूतर हो गया आदि कुछ पक्षी की प्रजातियां जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में भी रहती है। ठीक है, हमने अपनी फसलें जो है ना जैव विविध पर्यावरण से चुनी, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु की प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें से मांस एवं अंडे प्राप्त होते हैं। इनसे मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है, जैसे पहले बताया गया। ठीक है, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं अभी तक में। इनको बचाने की हमें आवश्यकता है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जो कि किसी अन्य जगह से, विदेशों से बोल सकते हो तुम, किसी अन्य जगह से कहीं और भी आके वहां पे रहते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर वहां से रिटर्न हो जाते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, माइग्रेंट। जैसे देखो, भारत के कुछ दलदली भागों प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जो होते हैं वो बहुत संख्या में यहाँ पे आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वह लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ की ढेर बनाकर उसमें घोंसले बना के रहती है। ये लोग हैं। ठीक है, अब देखो पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, ये तुम्हारा यहाँ से ना इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, मान लो एक तरह से इन्वायरमेंट को बहुत सारी चीजें इसमें मिल रही तुम्हें। तो ये इन्वायरमेंट के बेसिस पे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना और अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। लालची व्यापारी जो होता है ना, पारिस्थितिक तंत्र को बहुत तोड़ मरोड़ के, हर एक चीज जो पारिस्थितिक तंत्र को बना के रखती है उसको तोड़ मरोड़ के हर एक चीज में लालची व्यापारी जो होते पैसे के लालच में एक एक चीज को नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है वो असंतुलन होते, वो मतलब असंतुलित होते जा रहा है, संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है, दूसरा, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई करना, ये सारी चीजें पारिस्थितिक तंत्र के जो असंतुलन का एक मुख्य कारण के रूप में है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब ये कारण जो हमें दिख रहा है, ये अंधाधुंध वनों की कटाई होती जा रही है, लालची व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार किया जा रहा है, इसमें सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही। सरकार एक्शन ले रही है। अब सरकार ने इस पे क्या क्या कदम उठाए हैं वो देखते हैं हम। पहला पॉइंट देखो, देश में 18 जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी होगी, नीलगिरी होगी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली पाल्म, पंचमढ़ी हो गया,
अचन कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय के रूप में की गई है। ठीक है, जो 18 जो जीव मंडल निचय है देखो, सुंदरबन हो गया, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी करके, ग्रेट निकोबार हो गया, मानस हो गया, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू, ये सारी चीजें है यहाँ पे जो है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना भी बनाई गई है। उसके बाद शेर संरक्षण हो गया, गैंडा संरक्षण हो गया, या भारतीय भैंसा संरक्षण हो गया। इसके लिए संतुलन बनाने के लिए भी कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। सरकार द्वारा 103 नेशनल पार्क हो गए, 535 वन प्राणी वन, हालांकि ये अपडेट हो गया है, अभी करंट में अपडेट हो चुका है। कई चिड़ियाघर राष्ट्र पादप जीव संपत्ति को इसमें डाला गया है। ठीक है, जल्दी से समाप्त न हो इसके लिए। बाकी इसके बाद क्वेश्चन आंसर ये दिए हुए हैं, ये तुम लोग कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन आंसर ज्यादा है नहीं इसमें, वैसे ये जल्दी तुम कंप्लीट कर लो ये सारा चीज। ठीक है, इसमें से अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दोगे तुम, हम सॉल्व कर देंगे। एंड ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए एक बार फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर होगा क्लास 9 की ज्योग्राफी का, जनसंख्या से रिलेटेड है ये, यानी पॉपुलेशन के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और यहाँ तक आ गया हो तो वीडियो को करोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो, और बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।